इंडिया का सवाल आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के बीच अपना पहला तकरीर दिया है। खामेनेई ने अपने तकरीर में दुनिया भर के मुसलमानों को इकट्ठा होने का आह्वान किया। खामेनेई ने कहा कि दुनिया भर के मुसलमान कुरान के रास्ते पर चलें। उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर अल्लाह के बताए रास्ते पर चलेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान ने इजराइल को जवाब दिया है और आगे भी जवाब दिया जाएगा। खामेनेई का ग्रैंड मस्जिद से ये संबोधन इसीलिए भी खास है क्योंकि करीब 5 साल बाद उन्होंने यहां आकर नमाज पढ़ी और अपनी बात रखी। इससे पहले जनवरी 2020 में वो मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने आए थे। इजराइल लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने 5 साल बाद दिए सार्वजनिक तकरीर में कमोवेश अपना पुराना राग ही दोहराया। उन्होंने तेहरान के मोसाला स्थित ग्रांड मस्जिद में जुमे की नमाज की अगुवाई करने के बाद अपने भाषण में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी और लेबनानी संघर्षों का समर्थन करते हुए कहा कि इजराइल लंबे समय तक नहीं टिकेगा। तेहरान की मस्जिद में हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए खामेनेई ने इजराइल पर अपने मिसाइल हमलों को सार्वजनिक सेवा के रूप में जायज ठहराया। मस्जिद परिसर में अपने बगल में बंदूक रखे हुए ईरान के नेता ने ऐलान किया कि इजराइल हमास या हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं जीत पाएगा। उनकी तकरीर पर समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। खामेनेई ने इजराइल पर मिसाइल हमले को जायज ठहराते हुए कहा कि घटिया दुश्मन जब हिजबुल्लाह या हमास या इस्लामी जिहाद के मजबूत ढांचे को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो टारगेट किलिंग और निहत्थे लोगों का कत्लेआम करके उसे अपनी कामयाबी जाहिर कर रहा है। अपनी दुनियावी जिंदगी में सैयद हसन नसरुल्लाह का लेबनानी कौम के लिए पैगाम था, इमाम मूसा सद्र और अब्बास मसवी जैसे हस्तियों के चले जाने की स्थिति में आप मायूस ना हो, अपनी ताकत बढ़ाइए, आक्रामक दुश्मन के खिलाफ प्रतिरोध कीजिए और उसे शिकस्त दीजिए। खामेनेई ने अपने भाषण में ईरान समर्थित लेबनानी आतंकी समूह हिजबुल्लाह के पूर्व प्रमुख हसन नसरुल्लाह की भी तारीफ की। पिछले हफ्ते बेरूत में इजरायली हवाई हमले में नसरुल्लाह को मार गिराया गया था। खामेनेई ने भीड़ के सामने कहा, सैयद हसन नसरुल्लाह अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आत्मा और उनका मार्ग हमेशा प्रेरित करता रहेगा। वो ज़ायोनी दुश्मन के खिलाफ एक ऊंचा झंडा था। उनकी शहादत इस प्रभाव को और बढ़ाएगी। नसरुल्लाह का जाना बेकार नहीं है। हमें अपने अटूट विश्वास को मजबूत करते हुए दुश्मन के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। खामेनेई ने शोक सभा में अमेरिका और इजराइल पर हमला बोलते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ायोनी और अमेरिका सपना देख रहे हैं। ज़ायोनी इकाई को जमीन से उखाड़ दिया जाएगा। उसकी कोई जड़ें नहीं है, ये नकली है, अस्थिर और केवल अमेरिकी समर्थन के कारण अस्तित्व में है। इस बीच इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष और बढ़ गया है। तो इस अपील का क्या असर रहने वाला है, हमारे साथ चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बीएन झा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर करोड़ी सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बिलाल खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बिलाल, आपके पास आना चाहूंगी। आज जो अपील की गई है खामेनेई की ओर से कि मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए और तभी आगे की बात जो है वो बन सकती है, ये अपील जो है इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये जिस तरीके से पूरी दुनिया ने देखा है फ़िलिस्तीन के ऊपर जो जुल्म हुआ है, जो वहाँ छोटे छोटे बच्चों की जानें गई हैं, वहाँ जिस तरीके से इजराइल ने लगातार बमबारी करके उनकी पूरे घरों को तबाह करने का काम किया, छोटे छोटे बच्चों के माँ बहनों की इज्जतें, और जिस तरीके से हमने पूरा वो देखा था, उसके बावजूद ईरान ने बार लगातार 100 बार उनको चेतावनी देने का काम किया था कि आप इस तरीके से मत करिए। लेकिन ईरान के ख़ुद के लीडरों को मारने का काम इजराइल ने किया। जितनी जान की कीमत इजराइल नागरिकों की है, इतनी ही फ़लस्तीन की है, इतनी ईरान के लोगों की है। लेकिन हम ये चाहते हैं
कि यहाँ से हम संदेश ये देंगे कि हम एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट कि वहाँ चाहे इस देश में हो उसमें हो शांति बनी रहनी चाहिए। वॉर कोई सॉल्यूशन नहीं है, वॉर नहीं होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। और जिस तरीके से हमारे भारत के प्रधानमंत्री का भी स्टेटमेंट आया, फॉरेन मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट का आया, उन्होंने भी यही कहा है कि किस भी टेबल पर आके बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से सॉल्यूशन आगे होना चाहिए। लगातार अगर इस तरीके से होता रहा तो पूरी दुनिया को नुकसान होगा। इसके जो आप परिणाम देखेंगे तो भारत के अंदर भी के परिणाम लेंगे, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे और मुद्दों पर बात हो। लेकिन हम ये कहेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर शांति बनी रहनी चाहिए, चाहे वो ईरान की तरफ से वार हो रहा हो, चाहे इजराइल की तरफ से। लगातार हमने देखा होगा किस तरीके से ईरान के ऊपर भी अटैक हुआ, फिलिस्तीन के ऊपर भी अटैक हुआ, और जहाँ जहाँ हो रहे हैं वहाँ रुकना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे। बिल्कुल, यानी भारत, देखिए भारत हमेशा से शांति का ही पक्षधर रहा है। बिलाल जी ने भी वही बात कही। बी.एन. झा साहब, अभी जो हम स्थिति देख रहे हैं और खामेनेई ने जिस तरह से आह्वान किया है कि देखिए अब दुनिया भर के मुसलमानों को एक होना पड़ेगा, इसी के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो नसरल्ला है उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। एक आतंकी के मारे जाने पर उसे शहीद कहना और उसकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, क्या ये उकसावे का बयान है या फिर आप इसे किस तरह से देखते हैं? चारुल, डिपेंड करता है कि आप कौन सा चश्मा पहने हुए हैं। अभी बिलाल जी कह रहे थे, वो अपनी नज़रिया से कह रहे थे, और मैं समझता हूँ कि सारे हिंदुस्तानियों को ये जो खमैनी की एक जो अभी आपने कहा उसका जो वक्तव्य था ध्यान से सुनना चाहिए। तो इनको भी अपना एक रिजॉल्व लेना चाहिए कि आज के दिन में हर गैर मुस्लिम एक हो जाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा। या तो आप इसको बांट लीजिए, डिवाइड कर दीजिए कि सारे हिंदू एक हो जाएं, या सारे जो हिंदू मुसलमान का तो मामला ही नहीं है। कहाँ एक लेके जा रहे हैं आप? एक सर ऐसे मत करिए। बिलाल जी एक बार जवाब पूरा हो जाए जी। सॉरी, मैं खमैनी जी के इस पे कह रहा था कि उन्होंने कहा था कि सारे दुनिया के सारे मुसलमान एक हो जाएं। सारे मुसलमान क्यों, सारे हिंदू क्यों नहीं, सारे मानवता क्यों नहीं? हम सारे जो ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग सब एक क्यों नहीं हो सकते हैं? इसमें मुसलमान और नॉन गैर मुसलमान वो तो नहीं आता है। दूसरी चीज, बहुत ये सब देखिए बड़ी सेंसिटिव चीज है। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपके चैनल पे या किसी और भी चैनल पे देखा था कि जब हसन नसरुल्लाह मारा गया था तो हमने तो प्रोसेशन तो श्रीनगर में देखा ही था, हमने हैदराबाद में कैंडल मार्च देखा था एक टेररिस्ट के मारे जाने के बाद, जिसके हाथों में हजारों लोगों के खून लगे हुए थे। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं आज के दिन में, और इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब आई बात के हम इसको हमास, इसराइल और हिजबुल्लाह के तरफ किस तरफ देखें, तो भी बिलाल जी ने बड़ी अच्छी तरह से कह दिया था कि जो इसराइल है वो सारे बच्चों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है, उनकी इज्जतें लूट रहा है। बिलाल जी, आप भूल गए 7 अक्टूबर 2023 की बात? कैसे भूल गए आप न्यूज चैनल पे बैठ के ऐसे कैसे एक पार्टीसान व्यू दे सकते हैं? और यहाँ पे सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और मैं तो खुद वहां पे रह के देखा हुआ हूँ। तो ये चीजें मत कीजिए आप। ये आपकी दृष्टिकोण जो है वो आप अपने पास में रखिए। एज ए रिपोर्टर आप जो वहां पे चीज देख रहे हैं वो चीज जरूर बयान कीजिए बिना पर्सनल बायस के। अब आता हूं चारुल में कि ये सब क्या हो रहा है आखिर। देखिए, ये जो दुश्मनी है, ये जो युद्ध चल रहा है, ये हिंदू मुसलमान या ज्यूज मुसलमान का नहीं है। ये मानवता खिलाफ गैर मानव का है। जो 7 अक्टूबर की जो घटना थी पिछले साल की, वो गैर मानव, मतलब कोई मानव ऐसा काम कर ही नहीं सकता है जो वहां पे हुआ था। तो उसके खिलाफ में जब इसराइल ने अपना रिजॉल्व लिया था कि हाँ हमस ने काम किया हुआ तो हमस को हम यहाँ पे मिटा देंगे, उनका वही रिजॉल्व था। और एक चीज और कोई हमें बता दिया, आपके पैनल में इतने सारे लोग हैं और बिलाल जी वहां पे हैं, आज के दिन में अगर किसी स्टेट में एक बड़ा सा कोई ऐसा काम हो जाए, ऐसी घटना हो जाए जिसमें बहुत सारे लोग मरते जा रहे हों, तो क्या पूरी की पूरी कौम प्रोसेशन में नहीं आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है, इसको बंद करो? क्या आपने एक भी प्रोसेशन, एक भी प्रोटेस्ट गाजा में देखा है कि किसी गाजा के निवासी ने, किसी पैलेस्टाइन ने अपने हमास एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक प्रोसेशन किया कि तुमने ये रेप किया हुआ है, तुमने ये मर्डर किया हुआ है, इसमें हमारी जान क्यों जा रही है? क्या किसी ने भी एक बार प्रोटेस्ट किया हुआ है? नहीं चारुल, नहीं।
ये इन सब मैं चीजों क्या- को ठीक है मानवता मिर्जा के साहब, चश्मे से हमारे देखते साथ हैं। ईरान से जमीर अब्बास जाफरी जी भी जुड़े हैं, प्रोफेसर हैं। जमीर अब्बास जाफरी जी, ये जो आज अपील की गई है खामेनेई की ओर से कि मुसलमानों को एकजुट होना पड़ेगा और इजराइल को हम जवाब देंगे, ये सिर्फ मुसलमानों से एकजुट होने की अपील क्यों की जा रही है? शांति की बात क्यों नहीं की जा रही है? ईरान और इजराइल तो अच्छे दोस्त रहे हैं। 1980 में जिस दौरान इराक ने हमला किया था, तब हथियार भी देने वाला इजराइल को ईरान ही था। फिर आज ऐसी दुश्मनी कैसे हो गई? इनकी आवाज नहीं आ रही। जाफरी जी, आपको अपना फोन अनम्यूट करना होगा प्लीज। जी अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी हाँ। जी आदाब अर्ज करता हूं तमाम जो पैनलिस्ट हैं, सबको सलाम अलैकुम। सबसे पहली चीज तो ये कि हम हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जो हमेशा से अहिंसा में बिलीव करता है और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं कि इजराइल ने इस वक्त 40,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया है, जिसमें 10,000 से ज्यादा बच्चे हैं। तो अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते, तो जिस तरीके से महात्मा गांधी ने उस जमाने में महात्मा गांधी के पास इसराइलीज आए थे और उन्होंने पूछा कि आप हमें सपोर्ट करो, तो उन्होंने कहा पैलेस्टाइन जो है वो फलस्तीनियों को बिलोंग करता है जिस तरीके से इंग्लैंड इंग्लिश को बिलोंग करता है। तो इन दो नजरिए हैं, एक इंसानियत का, मानवता का। वो नजरिया तो आयतुल्लाह खामेनेई और महात्मा गांधी का बिल्कुल सेम है। ये जो दूसरा नजरिया है, जहां पर हमारे एक पैनलिस्ट साहब ने भी कहा कि वो आतंकी हैं, आपने भी कहा आतंकी हैं, मैं जानना चाहता हूं किस तर्क पे कहा जा रहा है? क्या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ऑफिशियली उन्हें आतंकी मानती है? क्यों हम एक इजरायली जो बीन बजाई जाती है उसके पीछे हम बिल्कुल सांप की तरह नाचने को क्यों तैयार हैं? हिंदुस्तान का ऑफिशियल स्टैंड पैलेस्टाइन को लेके और इजराइल को लेके जो वो है, आप उन्हें उसी तरीके से प्रेजेंट करें। वन साइडेड आपका स्टैंड, हसन नसरुल्लाह को आतंकी कहना बिल्कुल भी एक तो पहली बात एंटी इंडियन स्टैंड है ये, और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल भी गैर इंसानी है। आप अगर लेबनान आज चले जाएं और लेबनान के क्रिश्चियंस का इंटरव्यूज लें, लेबनान में जो सिंगर्स हैं, बड़े कॉन्सर्ट होते हैं जिसमें 15,000 क्रिश्चियंस बैठे होते हैं, वो सॉन्ग गाते हैं। वो सॉन्ग गा के किसकी तारीफ करते हैं? हिजबुल्लाह की, हसन नसरुल्लाह की। आप फैक्ट्स की बुनियाद पे बात करें। आपने अभी जो आपके गेस्ट ने कुछ बातें कही थी, उनकी बातों में तकरीबन 20 जो ऐसी बातें थी जो सच नहीं थी, जो फैक्ट्स नहीं थी, तर्क के हिसाब से सही नहीं थी। तो आप फैक्ट्स की बुनियाद पे बात करें और जो भी आपके सामने आके गुफ्तगू करें, आप उससे कहें, जो भी आप बात करें उसके बारे में एविडेंस पेश करें। मैं तो आपको कह रहा हूँ 10,000 से ज्यादा बच्चों को उन्होंने मारा, पहली चीज। दूसरी चीज ये जो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को एक करने कहा है, ये किस लिए कहा है? जब भी किसी को आप कहते हैं एक होने के लिए, ये यहाँ पर मिडल ईस्ट में रहने वाले मुसलमान जिनकी जमीनों पर इजराइल ने कब्जा किया है, उनकी आजादी के लिए वो कह रहे हैं कि हम सबको एक होना चाहिए। और हमारे मुल्क को जिस तरीके से महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इस्तिकलाल चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, सॉवरेनिटी चाहिए, उसी तरीके से आयतुल्लाह खामेनेई ने भी कहा कि जो मुसलमान मिडल ईस्ट में रहते हैं उन्हें फॉरेन इंटरफियरेंस उनके अंदर नहीं होना चाहिए। क्यों अमेरिकन बेसिस मिडल ईस्ट में होने चाहिए? क्यों इजराइल ने इस वक्त 6 मुल्कों पे कब्जा किया हुआ है, 6 मुल्कों की जमीनों पे कब्जा किया हुआ है? क्यों आप सोचे सऊदी अरेबिया के पास भी एक आइलैंड है जिसके ऊपर इजराइल का इस वक्त कब्जा है, सीरिया पे उसका कब्जा है, कई जमीनों पे उन्होंने कब्जा किया था। एक लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ, 1982 में इजराइल ने लेबनान पे कब्जा किया था, तब हिजबुल्लाह नहीं था। हिजबुल्लाह कब बना? जब उसकी जमीन पर कब्जा किया गया। और हिजबुल्लाह एक आर्म्ड रेजिस्टेंस का नाम है, और यूनाइटेड नेशन के कानून के मुताबिक अगर आपकी जमीन पर कोई कब्जा करे तो आर्म्ड रेजिस्टेंस करना आपके लिए जायज है। ये एक फैक्ट है। और ये और 1985 अरब लीग के 22 एक मिनट में कंप्लीट कर लूं, एक आधा मिनट में कंप्लीट कर लूं, आतंकी आधे मिनट में मैं कंप्लीट कर लूं शर्मा जी, आधे मिनट में। 1985 में इजराइल ने कब्जा किया था, उसके बाद हिजबुल 1982 में कब्जा किया था, 1985 में कब्जे के बाद हिजबुल्लाह बना, और 2000 में लेबनान को आजाद किसने कराया? हिजबुल्लाह ने। तो हिजबुल्लाह को लेबनीज लोग आज खुद न्यूज़पेपर में इंडिया में छपा है, लेबनीज जो इंडिया के एम्बेसडर है वो क्रिश्चियन है, उनका इंटरव्यू आप पढ़िए,
वो बिल्कुल भी हिजबुल्लाह को, वो पूरा हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं। तो जो मानवता की बात करते हैं, तो लेबनीज क्रिश्चियन जो है इंडिया में जो लेबनीज एम्बेसडर हैं, उनकी बात सुने। हिजबुल्लाह को क्रिश्चियंस, सुन्नीज, शियाज, एवरीबडी सपोर्ट्स देम बिकॉज दे लुक, उन लोग उन्हें फ्रीडम फाइटर देखते हैं। ये टेररिस्ट कहना, शर्मा जी आप एक पढ़े लिखे पत्रकार हैं, जैसे 22 मुस्लिम देश खुद आतंकी संगठन मान रहे हों, हिजबुल्लाह से हमदर्दी कैसी? मेरा सवाल बस इतना था। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, हमारे साथ सरबाज राहुल्ला जी जुड़े हुए हैं। सरबाज राहुल्ला जी, आज जिस तरह से खामनेई की ओर से अपील की गई है और इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच जो स्थिति बनी हुई है, आप लेबनान में हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं? हाँ जी, सबसे पहले जो सवाल आपने की थी जी, कई मुसलमान मुल्क थे जो हिजबुल्लाह को एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं, उसके जवाब में ये कहना है कि आपको सीरियन क्राइसिस पता होना चाहिए, सीरिया में क्या हुआ था जी। ये जो हिजबुल्लाह जो आप उसको आतंकवादी या टेररिस्ट कहते हैं, ये वही हिजबुल्लाह है जिसने ISIS टेररिस्ट और तकफीरी टेररिस्ट जो हार्डलाइनर टेररिस्ट थे सीरिया में, उनको मारा गया। तो उसी की वजह से कई मुसलमान सो-कॉल्ड मुसलमान देश जो उन टेररिस्टों को सपोर्ट करते थे, उन लोगों ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई और अपने टेररिस्ट को डाला। ये याद होना चाहिए, हिजबुल्लाह अपने लैंड पे जहाँ पे जैसे उमर साहब ने कहा, क्रिएशन ऑफ हिजबुल्लाह है, वो सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं था। इजराइल एग्रेशन इजराइल ऑक्यूपेशन के वक्त हिजबुल्लाह बहुत रेजिस्टेंट बन गया तो रिपेल करके उधर कामयाबी मिला। तो उसके बाद जब सीरिया में टेररिस्टों ने अटैक की, जो हर जगह दुनिया से CIA और बाकी अरब ममालिक के जरिए से सीरिया तक पहुंच गए, हिजबुल्लाह ने उनके खिलाफ लड़ा और उनको मारा। अब वही हिजबुल्लाह जो टेररिस्ट को मारता था और जो ऑक्यूपायर्स के खिलाफ थे, आपके चैनल पे और जबान से आप उसको टेररिस्ट कहते। जैसे जमीर भाई ने भी कहा कि इंडियन स्टैंड ये नहीं है, हिंदुस्तान का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो ये नहीं है कि हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ग्रुप है। हाँ, अगर कोई गेस्ट सिटीजन ऑफ इजराइल है तो वो कह सकता है कि हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट है। जो ईरान में आज हुआ, जो ईरान ने आयतुल्लाह खामनेई साहब किया, उसका सबसे बड़ा मैसेज था, वो मैसेज ऑफ करेज था। आपको पता है कि इजराइल बहुत ही कह रहा था कि हम ईरान पे अटैक करने वाले, तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ईरान ने क्लियर टाइम पे लाइव नमाज को पार्टिसिपेट किया, जिससे कई लाख लोग पार्टिसिपेट तेहरान में थे और कई मिलियन करोड़ों लोग ईरान के जगह जगह पे उसको फॉलो कर रहे थे। तो उसको मैसेज एक ही कि जब तक इजरायली ऑक्यूपेशन कंटिन्यू है इस रीजन में, उस तक ईरान अपनी सपोर्ट करेगा, क्योंकि ऑक्यूपेशन करते थे अमन शांति नहीं बनी। ठीक है, हमारे और भी मेहमान हैं, रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी। दिनेश जी, अभी जिस तरह से ज़मीर अब्बास जी ने भी कहा और सरबाज जी ने भी कहा कि एक आतंकी संगठन नहीं मान रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर जो भी किया गया है तो कहीं ना कहीं से सितम हुआ, कहीं ना कहीं से अत्याचार हुए और इसीलिए आतंकी संगठन नहीं मान रहे हैं। आपका इस पर क्या स्टैंड है, क्या कहना चाहेंगे? चार्ल्स, नमस्कार जी। देखिए, हर एक चीज का एक अलग दृष्टिकोण होता है। ये अभी मैं प्रोफेसर साहब को सुन रहा था और बाकी जो हमारे लर्नड साथी हैं, देखिए ये 1979 से पहले ईरान और इजराइल के तो बहुत ही ज्यादा मैत्रीपूर्ण संबंध थे। जब तक किंग शाह रजा पहलवी साहब थे तो इनके इतने अच्छे संबंध थे, आपस में ट्रेड्स होते थे। इवन जो इजराइल की मुसाद है, उन्होंने इनकी इंटेलिजेंस सेटअप को भी जो है ट्रेन किया हुआ है, आपस में इतनी मैत्रीपूर्ण थी। और अगर हम और भी पीछे जाएं तो 1948 के अंदर जिस समय इजराइल जो है एक्सिस्टेंस में आया था, तो तुर्की के बाद ईरान ही एक ऐसा मुस्लिम देश था जिन्होंने इजराइल को मान्यता दी। ये है अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं। लेकिन 1979 के बाद अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि जिस वजह से जो है आप एक दोस्त से कट्टर दुश्मन बन गए। उसके भी कई एस्पेक्ट्स हैं, के बैकग्राउंड है,
हर देश की अपनी नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, अपनी होम कंस्टिट्यूएंसी को, अपनी पब्लिक को, देश के लोगों को एक जोड़ के रखना होता है, तो उसी प्रकार से अलग अलग पॉलिसीज आ जाती हैं। अभी आपका जो सवाल था कि ये हमास या ये हिजबुल्लाह जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि वो अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जिस ढंग का ये लोग नीति अपना रहे हैं या जिस ढंग से ये काम कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है एक सभ्य समाज में और एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के मुताबिक जो है वो उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। किसी का भी एक्शन जो मानवता के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है उसको नहीं किसी भी हालत में, किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर आप उसको जायज कह सकते हैं। यह आपके देशों के आपस के मसले होते हैं, लेकिन जो मिलिट्री रिजॉर्ट होता है, जो यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स है, वो हमेशा एक लास्ट ऑप्शन हो जाता है। जितने भी मसले हैं उनको नेगोशिएशन या डिप्लोमेटिक ढंग से जो है उनको सुलझाया जा सकता है। यही मेरे देश की पॉलिसी है। हम लोग शांति प्रिय हैं और हमने विश्व मंच से भी बार बार कहा है कि ये समय युद्ध का नहीं है। यहाँ पर जो भी डिफरेंसेस है उनको हम डिप्लोमेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, और ये पूरी मानवता के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, और मैं तो यहाँ कहूंगा कि पूरे वर्ल्ड के लिए ये सबसे एक अच्छा दिन होगा जबकि हमारे मिडिल ईस्ट के अंदर एक शांतिपूर्ण वातावरण हो, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, जो सहयोग हमें मिडिल ईस्ट कंट्रीज से मिलता है पूरे वर्ल्ड को, वो खुद जो है एक प्रकार से खतरे में है। और हर देश, ये जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर, हर देश जो है इससे प्रभावित है। हम भारत के वासी जो हैं, हम चाहेंगे कि वहां पर शांति बने और आपस के मसले जो हैं नेगोशिएशन टेबल के ऊपर जो हैं उनको सॉल्व किया जाए। जी चारुल मैडम। ठीक है, ठीक। आगे हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर करोड़ी सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं। करोड़ी जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि अभी जो हम स्थिति देख रहे हैं, पहले हमने रूस यूक्रेन के युद्ध की स्थिति देखी, इसके बाद इजराइल और गाजा मामला, और अब एक बार फिर से ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह से जंग के हालात बने हुए हैं, इनका किस तरह से असर आप देख पाते हैं, क्योंकि ये असर पूरे मिडिल ईस्ट में पड़ रहा है? देखिए चारुल, बुनियादी बात यह है कि जंग किसी मसले का समाधान नहीं है जी। अमन के लिए आपको जुल्म और सितम करना जरूरी नहीं है, उसके बिना भी अमन हो सकता है। ये बुनियादी बात है। इजराइल और पैलेस्टाइन की जो बात देखें, उसमें सामान्यतः जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमास आतंकवादी है। अगर हमास और इजराइल के युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की 3 अभिकरण हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट और जनरल असेंबली। रिजोल्यूशंस को मानने को इजराइल तैयार नहीं है। अगर इसको इस्लाम के साथ देखा जाए तो कोर्ट में जाने वाला देश था वो साउथ अफ्रीका था। तो इजराइल को इस तरीके से अडामेंट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए इजराइल ये कहे कि मेरा सेल्फ डिफेंस का राइट है, तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरणों में जाए, वहां ग्लोबल कम्युनिटी बैठती है, दुनिया के सब देश वहां मेंबर हैं, तो वहां समाधान ढूंढना चाहिए, जंग से नहीं। तो इजराइल को इस तरीके से डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स यूज नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने गाजा में 220 यूएन वर्कर्स मार दिए जो मानवीय सेवा के लिए थे, तो 72 जर्नलिस्ट को मार दिया, और अब 2 दर्जन से ज्यादा उन्होंने यहाँ यूएन वर्कर्स को लेबनान में मार दिया है। तो आप हमास को तो आतंकवादी कहेंगे, इजराइल को क्या स्टेट टेररिज्म नहीं कहेंगे? इस तरह का मानने को तैयार नहीं। इजराइल ये कहता है मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल सेक्रेटरी को इजराइल में घुसने नहीं दूंगा। इससे क्या कहना चाहते हैं? बिना इनविटेशन के जनरल
यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल किसी देश में नहीं जाता है, तो इजराइल ये कह सकता था कि हम इनवाइट नहीं करेंगे। तो इजराइल का जिस तरह का एडामेंट का एटीट्यूड है वो बिल्कुल जस्टिफिएबल नहीं है, किसी भी रूप में मानवता के हिसाब से भी कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। ठीक है जिस झा तरह साहब, से ईरान के मैं झा साहब से रिएक्शन लेती हूँ। झा साहब, क्या वाकई इजराइल मानवता के खिलाफ काम कर रहा है? क्योंकि आपको याद होगा कि जिस दौरान ईरान ने अटैक किया था तो ये साफ तौर पर इजराइल की ओर से कहा गया था कि अब आखिर क्यों शांत है यूएन, हमेशा शांति की बातें करता है, फिर ईरान ने जब हमला किया तो शांत क्यों है, और अगर अब नहीं बोल रहे हैं तो जब हम अटैक करेंगे तो तब भी ना बोले। बिल्कुल जानू, देखिए अभी करोड़ जी जो बता रहे थे, बिल्कुल देखिए अगर एक्सेसिव फोर्स आप यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, वो जिसको लक्ष्मण रेखा कहते हैं कि इससे आगे ना बढ़ें। ये भी चीज़ हमें याद रखना है क्योंकि जितने हमारे पैनलिस्ट बोल गए हैं सबों ने अपनी बात शुरू की है कि इसराइल ने जब से हमास के ऊपर में स्ट्राइक किया है, लेकिन कोई ये चीज़ नहीं देख रहा कि ये क्यों शुरू किया। मैं जानता हूँ इसकी बहुत लंबी घटना है, चाहे आप वो 47 से लेके चलें या 1513 से लेके चलें या 618 या 619 से लेके चलें, ईस्वी 618 या 19, जबकि वहाँ पे इसराइल था, जबकि इस्लाम नहीं था। उसके बाद जो इसराइल की जो कहानी थी वो अलग अलग तरह से बढ़ती हुई, लेकिन जो सबसे लेटेस्ट है वो ये है कि इंग्लैंड ने अपनी आधिपत्य छोड़ी थी अरब इसराइली के ऊपर में, और उसके बाद में इसराइल ने कहा कि वी आर ए नेशन, और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता जो डिक्लेयर कर दी है। ये चीज़ किसी को भी पसंद नहीं था रीजन में। इतने जो वॉर हुए हैं, बहुत सारे वॉर हुए हैं, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा वॉर हुए हैं, और उन सब वॉर में शुरू करने वाले था वो अरब था, चाहे जिस भी कारण से हो, चाहे वो आप 1948-49 की देख लें, 57, 67, 73, 82, 2006 और अभी हाल में 2018 में हुआ था। हर बार 18 में तो हुआ था कि हमास ने और हिजबुल्लाह ने रॉकेट छोड़े थे और इसराइल ने रिस्पॉन्ड किया था। लेकिन एक चीज बड़ी साफ साफ है, आज के दिन में कहीं न कहीं यूएन की जो क्रेडिबिलिटी है वो कहीं न कहीं खतरे में है। देखिए यूएन का रेजोल्यूशन है कि अगर टेररिज्म किसी भी कारण से किया गया हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे किसी भी कारण से हो। और यही चीज गुतेरेस ने गलती की थी जब उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा था कि हमास स्ट्रक फॉर नो वैक्यूम, हमास हैड स्ट्रक इन नो वैक्यूम, मतलब वो पुरानी चीज को लाके वो जस्टिफाई करना चाहते थे कि हमास ने 7 अक्टूबर को क्यों हमला किया। ये गलत था, और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आप हर चीज को देखें। आपने किसी को कहते हुए सुना कि आज तक एक भी प्रोटेस्ट हुआ है गाजा में जिसमें कि गाजन्स या पैलेस्टाइन वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ये कह रहे हो कि ये गलती तुमने की है 7 अक्टूबर की, उसकी पनिशमेंट तुम हमें क्यों दे रहे हो? या तो तुम रिजाइन करो, या जो टेररिस्ट जो कि इसराइल में जिन्होंने अपने क्राइम की थी उनको इसराइल के हवाले करो और हमें जीने दो। क्या आपने कभी अभी तक किसी को कहते हुए सुना है? ना एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने किसी ने पूछा है या पूछने की हिम्मत की है, और ना ही जो जितने पैलेस्टाइन हैं वो रो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब बच्चे मारे जाते हैं, विमेन मारे जाते हैं, तो शर्म की बात है पूरी मानवता के लिए। लेकिन ये भी याद रखिए कि जब आईडीएफ ने ऑपरेशन शुरू की थी वो एक एक बिल्डिंग पे हमला करने से पहले कहते थे कि वो उस बिल्डिंग को खाली कर दो, लेकिन वहां का जो हमास एडमिनिस्ट्रेशन था या हमास टेररिस्ट ग्रुप जो थे वो वहां पे ढाल की तरह वो उन औरतों को, बच्चों को वहां पे रखते थे। जितने मस्जिदें, जितने स्कूल, जितने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे हमला हुआ है, वहां पे जब खाली करने के लिए कहा गया था कि हम हमला करने आ रहे हैं, तो वहां पे उन बच्चों को, औरतों को रखने का क्या जस्टिफिकेशन था? मैं फिर से जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं इसराइली एक्शन को। उनको एक लाइन ड्रॉ करना चाहिए, उनको कहीं न कहीं पे वो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से पैलेस्टीनियंस का रिस्पॉन्स रहा है एक तरफा, कि आप जेरूसलम में जाके तो सबों को उकसाते हैं कि सारे इसराइली वहां पे
खड़े हो जाएं नेतन्याहू के खिलाफ कि हमारे जो बंधक बनाए गए हैं उनको घर लाओ। लेकिन पैलेस्टाइन में, चाहे वो गाजा हो, चाहे वेस्ट बैंक हो या पैलेस्टाइन में हो, वहां पे कोई अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहा कि तुम हमें क्यों मार रहे हो, तुम्हारी वॉर है इसराइल से, हमास का वॉर है इसराइल से, तुम उसमें हम इनोसेंट लोगों को, सिविलियंस को क्यों झोंक रहे हो, ये कोई नहीं पूछता है। तो वो सब लोग जो हैं वो हमास की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए फिर से मैं कह रहा हूं चारुल कि मुझे बुरा लगता है, इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता हूं मैं, लेकिन जितने लोग मारे गए हैं, क्या किसी ने भी ठीक है, मैं क्यों नहीं पूछा बिलाल से हमास इसका रिएक्शन एडमिनिस्ट्रेशन लेती को? हूँ। बिलाल, देखिए जिस तरह से झा साहब भी कह रहे हैं कि जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि गाजा में देखिए कि किसी ने इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट नहीं किया। प्रोटेस्ट ये तो हुआ कि आतंकी है या फिर मतलब जिस तरह से हमने स्थिति देखी थी, लेकिन इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट क्यों नहीं होता है कि आतंकी यहाँ पर छुपे हुए थे, उनकी वजह से न जाने कितने लोग मारे जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से अभी इन्होंने अपनी बातें की, स्टार्टिंग में ही इन्होंने, मैं तो बहुत समझदार इंसान समझ रहा, लेकिन इन्होंने हिंदू मुसलमान पे स्टार्ट कर दिया जब स्टार्टिंग की कि हिंदू एक हो जाओ, जबकि वो बात ही नहीं थी। इनको शायद समझ में नहीं आया कि वो जो एक होने की बात हो रही थी वो मिडिल ईस्ट की बात हो रही थी। जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो ये नहीं हो रहा था वहाँ हिंदू मुसलमान जोड़ने का काम यहाँ भी कर रहे हैं। ये भारत की राजनीति भारत में रहने दीजिए सर, अभी हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं। जो वहाँ जुल्म ज़्यादती हो रही है, आपने एक बार भी ये नहीं कहा फ़लस्तीन लोगों 50,000 लोगों की, जो बच्चे छोटे माँ बहनों की जो वहाँ हत्या हुई, जहाँ जुल्म हुए, जहाँ उनकी डेथ हो गई, उनको पता ही नहीं उनकी फैमिलीज़ का जो उनका नुकसानात हुआ, उस पर तो आपने एक लफ्ज़ नहीं बोला। इजराइल कहा जा रहा है। कितनी बार इजराइल ने अटैक किया है फ़लस्तीन पे, आप मुझे बताइए काउंट करके। और हमेशा जब भी ये वॉर होती हैं, इसमें जितने भी हमारे, चाहे भारत से कोई भी आवाज़ जाती हो, सिर्फ़ और सिर्फ ये आवाज़ जाती है कि वहाँ शांति बनी रहनी चाहिए, वहाँ बातचीत से हल निकलेगा। क्योंकि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ से जो आवाज़ जाती है, चाहे कोई भी सरकार हो, हम नहीं कह रहे यहाँ पे क्या सरकार है क्या नहीं, बट एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। लेकिन आपने लगातार एक तरफा जस्टिफाई भी कर दिया और बोल भी रहे हैं कि मैं जस्टिफाई नहीं करता कि खामेनेई ये कह रहे हैं ना कि मुसलमान एकजुट हो जाए, तो फिर उन्हें भी दुनिया के मुसलमान कि सब मुसलमान एकजुट हो जाए। तो किसके खिलाफ करने के लिए हो रहे हैं? जो उनके, सुनिए सर, उनके ऊपर तो खुद हो रही ना। जब एक कंट्री उनको मार रही है या वॉर हो रही है, वॉर में ये नहीं होता कि ये हो जाए, उसमें कोई वो नहीं देखते, धर्म जाति नहीं देखते। जब वॉर होती है उसमें एक कंट्री अलग होती है, दूसरी कंट्री आमने सामने होती है, वो बात हो रही है। यहाँ कोई धर्म की राजनीति नहीं हो रही, वहाँ पे कोई ये नहीं करेगा ये इस उससे ताल्लुक रखता है धर्म से या ये इस धर्म से। अभी बात सिर्फ और सिर्फ वॉर हो रही है। वहाँ ईरान ने जो अटैक किया है, उसके बाद इजराइल क्या उस पर दोबारा वापस अटैक करेगा, उसके बाद फिर ईरान क्या स्टैंड रहेगा। तो सारी जितनी भी कंट्रीज होती हैं वो अपने स्ट्रेटजी बना के चलती हैं, अपने लोगों को, अपनी फोर्स को, जो उनकी आर्मी है, जो उनके लोग हैं, उनको एक स्ट्रेंथ देने के लिए, पावर देने के लिए जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उनको ये नहीं समझा जाए कि वहाँ पे इस तरीके से कहा जा रहा है कि एक हो जाओ। जब वॉर होगी तो जाहिर बात है सब एक होंगे, चाहे वो ईरान से हो या इजराइल हो, हर कंट्री एक होती है। बिलाल, आप रिपोर्टर हैं, आप मेरी बात जरा सुनिएगा, आप रिपोर्टर हैं, आप अनबायस्ड रिपोर्टिंग कीजिए। जो आप कर रहे हैं ना सर, आपने स्टार्टिंग आपने करी। पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं रिपोर्टर नहीं हूं, मेरी बात सुन लीजिए। आपको शायद पता नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए, आपको यही नहीं पता मैं हूं। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप बायस हो रहे हैं। आपने स्टार्टिंग में हिंदू मुसलमान की बात करी कि हिंदू एक हो जाए, जबकि ये बात ही नहीं थी सर। आपका स्टार्टिंग इस हिंदू मुसलमान से होगी, तो वो बात पे मेरा आपको वो है कि मैं उस बात को कहना चाह रहा हूँ, उस बात पे मैं अपनी बात रख रहा हूँ। ये बात ही नहीं जो कंट्री की आपस में वॉर हो रही है, ईरान और इजराइल की, उसको लेके हमारी बात थी। साहब आपके पास आऊंगी, हमारे साथ और भी मेहमान बने हुए हैं। ज़मीर अब्बास जाफरी साहब, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को एकजुट होने के लिए कहा गया है, हालांकि बिलाल जी का अपना स्टैंड है, झा साहब का अपना स्टैंड है। ईरान क्या कहता है? और इस वक्त जिस तरह पे हम देख रहे हैं कि इजराइल ने अटैक के लिए सीधे तौर पर कह दिया है कि अब इजराइल जो है वो चुप होने वाला नहीं है। ईरान भी ये कह रहा है कि हम इजराइल के दबाव में नहीं आएंगे। अब ईरान का क्या स्टैंड रहने वाला है, क्योंकि ये तो तय है कि जंग छिड़ चुकी है। जी, सबसे पहले तो ये शर्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मानवता की बात हो रही है, बार बार 2 अक्टूबर अभी गुजरा है, महात्मा गांधी की गांधी जयंती गुजरी है। अगर वो होते, ये जो इस तरीके से अल्फाजों को तोड़ मरोड़ के कहा जा रहा है कि भाई 11,000 बच्चे मर गए, 6,000 औरतें मर गई, ये सब ऑक्सफैम के फिगर्स हैं, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स आपके सामने बयान कर रहा हूं।
70% ऑफ गाजा को तहस नहस कर दिया गया, मार दिया गया। कैसी बेबुनियाद बातें करते हैं। कहते हैं कि मिसाल के तौर पर 70% ऑफ गाजा को कहा गया कि आप छोड़ के चले जाओ अपना शहर। कहां चले जाओ? आप एक दूसरे कैंप में चले जाओ, फिर उस कैंप में बम बरसाएंगे, फिर कहेंगे आप ये कैंप छोड़ के दूसरे कैंप में चले जाओ। इस वक्त यानी जो मुझे शर्म आती है कि हम लोग अपने आप को इंसान भी कहें कि इतना बुरा जो जुल्म हुआ है वहां पर, और उसके बावजूद भी किसी तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की जाए और कोई इजराइल को टेररिस्ट ना कहे, बल्कि वो लोग जो रेजिस्टेंस कर रहे हैं उन्हें टेररिस्ट कहे। बिल्कुल शर्मनाक बात है, इंसानियत से गिरी हुई बात है। वो लोग जो ये करते हैं, रात को सोते कैसे, उन्हें नींद कैसे आती है, कैसे वो बच्चों को ख्वाब में नहीं देखते हैं। जो बच्चे मलबे के नीचे, वीडियोस है, मलबे के नीचे बच्चा अपने बाप को बुलाता है, बच्चा मर जाता है, बच्चे को आवाज नहीं होती है, ये टेररिस्ट है। ये झूठ की बुनियाद के ऊपर है। चारू जी, आप एक पत्रकार हैं और आप एक पढ़े लिखे पत्रकार हैं। आपसे बईद है कि आप टेररिस्ट बोल के पुकारें, जबकि इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा स्टैंड नहीं है। आपसे ये बईद है कि आप ऐसी बातें करें। दूसरी बात, जहां तक ईरान और इजराइल की बात है, आप ये बात समझ लें कि ईरान एक ताकतवर मुल्क है, ईरान के पास शक्ति है, लेकिन ईरान के पास नैतिकता है। इजराइल जब मारता है तो इजराइल सिविलियंस पर हमला करता है। ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी दिखाई और आयरन डोम को तोड़ के बताया, और ईरान के जनरल्स ने कहा ये आयरन डोम जो ग्लास होता है उससे भी ज्यादा पतला और बारीक है हमारे लिए, और हमने सबसे कम वेपन्स को भी इस्तेमाल किया है। और ईरान ने ये कहा है कि हम अगर मारना चाहते तो सिविलियंस को भी मार सकते थे, लेकिन हमने बम तमाम साइट्स पे भेजे। फिर इजराइल कह रहा है कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर नुकसान नहीं हुआ तो इंटरनेशनल रिपोर्टर्स को आप जाने थे उन एयर बेसिस पे जिसको ईरान ने तहस नहस कर दिया है। उन एयर बेसिस पे इंटरनेशनल रिपोर्टर्स जाके देख के बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान नहीं हुआ है। तो ईरान ने नैतिकता दिखाई है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं। ईरान के अंदर घुस के ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इजराइल ने मरवा दिया। ईरान के अंदर इस्माइल हनिया को मरवा दिया। ईरान के जो सीरियन एम्बेसी उस पर हमला कर दिया। इजराइल ने मोसाद ने वहीं के लोगों को, जी इसकी जानकारी मुझे है, मोसाद ने जिस तरह से वहां के लोग जो काम कर रहे थे अपने देश के लिए उन्हें खरीदा और उसके बाद वहां पर जो कागज थे उन्हें ले जाकर इजराइल की गवर्नमेंट के हाथों दे दिया था, इसकी जानकारी मुझे है। नहीं, मैं आपसे कुछ और कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो फिलहाल की सिचुएशन है, 1985 में हिजबुल्लाह बनी थी, उसने 2000 में लेबनान से इजराइल को खदेड़ा। और ये जो बार बार प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसका जवाब मैं दे दूं। अगर कोई मुल्क में 15,000 से ज्यादा बच्चे जेल में बंद हो जिनका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड इजराइल बताने को तैयार नहीं हो, 20-20 साल घर में घुस के इजरायली पुलिस ऑफिसर्स के वीडियो है यूट्यूब पर, मिलिट्री पर्सनल्स के वीडियो है जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि हम ऐसे बैठे रहते थे, चिकन खाते थे, सिगरेट पीते थे, उनके मुंह पे थूकते थे, पेशाब करते थे उनके ऊपर, नौजुबिल्लाह। ये उनके वीडियोस हैं उनके मिलिट्री पर्सनल्स के। अगर आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर आपके ऊपर 40 साल से इस तरीके से तशद्दुद किया जाए, जुल्म किया जाए, और कोई बदले के लिए अगर निकले, तो नेचुरल सी बात है कि अगर आपके मुल्क के ऊपर कंटिन्यूअसली, यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इजराइल गाजा एक ओपन जेल है, गाजा का पानी ऐसा है कि इंसान पी नहीं सकता। गाजा के अंदर एक औरत, एक डॉक्यूमेंट्री, एक औरत है जो प्रेग्नेंट थी औरत, वो सिर्फ लाइन में खड़े होने के लिए वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंची, वो भी मर गई, उसका बच्चा भी मर गया। इजराइल एक बच्ची थी, उसको कैंसर का इलाज करना था, कैंसर का इलाज करने के लिए उसको कई चेक पोस्ट गुजार के जाने पड़ते थे, सिर्फ ये चेक पोस्ट गुजारने में वो मर गई। आप क्या बात कर रहे हैं मानवता की? इजराइल इस वक्त, आप मुझे एक बात बताएं, यूनाइटेड नेशन में जब नेतन्याहू गया, दुनिया की मेजॉरिटी कंट्रीज उठ के बाहर चली गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहा है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोटेस्ट हो रहा है, MIT में प्रोटेस्ट हो रहा है। ये सब प्रोटेस्ट इजराइल के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? जो यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल, जो यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिशियल फिगर है, उसके मुताबिक इस वक्त जो जनरेशन Z है, जेन Z जिसे कहा जाता है, उसमें 60% से ज्यादा इजराइल से नफरत करते हैं। बिकॉज वो जानते हैं, देख रहे हैं इस जुल्म को। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जेनोसाइड किया इजराइल ने सरेआम सबके सामने। और ये महाशरे जो कह रहे हैं
घर से बाहर चले जाओ, कहीं और चले जाओ। अगर मैं आपको कहूंगा आपके घर पे बम गिराने वाला हूं, घर से बाहर चले जाओ, आपने जो मेहनतों से अपना घर बनाया था, घर छोड़ के चले जाएंगे, महल्ला छोड़ के चले जाएंगे, कितने महल्ले छोड़ के जाएंगे? चारू जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने पैलेस्टीनियंस इस वक्त पैलेस्टाइन में रहते हैं, उससे ज्यादा पैलेस्टीनियंस इस वक्त रेफ्यूजी हैं, जो पैलेस्टाइन के बाहर रहते हैं, जो जॉर्डन में रहते हैं, जो कुवैत में रहते हैं, जो अतराफ की कंट्रीज में रहते हैं। और एक बात मैं आखिर में आपको कहना चाहता हूं, सुनिए गौर से, महात्मा गांधी और आयतुल्लाह खामेनी का स्टैंड बिल्कुल एक है। वो स्टैंड ये है कि पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू द पैलेस्टीनियंस द सेम वे इंग्लैंड बिलोंग्स टू द इंग्लिश एंड फ्रांस बिलोंग्स टू द फ्रेंच। ये बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है, यही आयतुल्लाह खामेनी ने कहा। इजराइल और पैलेस्टाइन का सोल्यूशन क्या है सुन लीजिए, बिल्कुल वाज़ेह सोल्यूशन ये है कि जितने पैलेस्टीनियंस रहते हैं, चाहे वो ज्यूज हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, जो ओनर्स ऑफ द लैंड है वो रिटर्न करें पैलेस्टाइन में। पैलेस्टाइन में एक गवर्नमेंट हो, वहां के लोग खुद निर्णय करें, खुद रेफरेंडम करें वहां कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वहां के लोग अपनी जितनी कौमें, जितनी नस्लें, जितने रिलीजन्स हैं, सबको इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से वहां गवर्नमेंट होनी चाहिए। इस बात पर जाफरी साहब, झा साहब कुछ कमेंट करना चाहते हैं। जी झा साहब। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था जी कि 1 साल होने जा रहे हैं, एक भी क्यों नहीं, एक भी छोटा सा 10 आदमी का जत्था हमास के एडमिनिस्ट्रेशन से ये क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहा है कि तुमने जो रेप किया हुआ, मर्डर किया? एक मिनट, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर्स को सपोर्ट करते हैं। एक मिनट प्लीज। आप लोगों में यही प्रॉब्लम है कि आप में टॉलरेंस नहीं है, आप दूसरों की बात सुनना नहीं चाहते। बोलिए प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो एक छोटा सा जत्था 10 आदमी या 10 औरतें या 10 बच्चे क्यों नहीं हमास एडमिनिस्ट्रेशन के सामने में जाके खड़ा हो जाता है कि तुमने जो रेप किया है, तुमने जो मर्डर किया है, तुमने जो बंधक बना के यहाँ पे लाए हैं, जिसको यहाँ पे यातनाएं दी जा रही है, इसके लिए तुम हमें क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? एक भी आप बता दीजिए नहीं हुआ है। तो ये सब सिंपैथाइजर्स हैं। हाँ बताइए जी। देखिए, आप समझना नहीं चाह रहे या समझ नहीं पा रहे, मुझे नहीं पता, क्योंकि उस पूरी मुल्क, पूरी कौम को दलील किया गया है, जेल्स में डाला गया है, रातों को। ऑफिशियल फिगर्स बता रहा हूं मैं आपको, सर हिला के फायदा नहीं है। और मैं आपको ओपनली डिबेट के लिए चैलेंज करता हूं, आप 1 to 1 आए, मैं आपसे डिस्कस करता हूं तथ्य और फैक्ट्स के मुताबिक। आप मुझे बताएं कि ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से यूनाइटेड नेशन के कितने पैलेस्टीनियंस बच्चे इस वक्त जेल में हैं? अगर एक ऐसी कौम है जिसके 10,000 से ज्यादा बच्चे जेल में फंसे हो, क्या वो कौम के लोग रेजिस्टेंस को सपोर्ट नहीं करेंगे? क्या हिंदुस्तान में जब ब्रिटिश ने आके हुकूमत की और ब्रिटिश ने आके कब्जा किया, तो क्या हमने रेजिस्टेंस मूवमेंट नहीं की? क्या हमने देश की आजादी के लिए रेजिस्टेंस मूवमेंट नहीं चलाई थी? आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों हमास को नहीं सपोर्ट करेंगे? वो हमास एक पॉपुलर मूवमेंट है, आप उसे आतंकी समझते हैं। पैलेस्टीनियंस उन्हें आतंकी नहीं समझते, उन्हें फ्रीडम फाइटर्स समझते हैं। उनके पास 2 रास्ता है, या इजराइल के सामने इसी तरीके से तस्लीम हो जाएं, चेक पोस्ट लगे हों, उन चेक पोस्ट पे लोग खड़े हों, उन्हें तमाचे मारे जाएं। अगर स्कूल जाना चाहते हैं 3 चेक पोस्ट क्रॉस करके जाएं, यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं नहीं जा सकते, हॉस्पिटल्स उनके पास 4 चेक पोस्ट के पास है। ऐसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं? आप कहते हैं हमारे साथ जाफरी साहब और भी मेहमान हैं, उनके करोड़ी सिंह जी। देखिए, यहाँ पर हमास और गाजा जिस तरह से एक मुद्दा ऐसा बन गया है जिसको लेकर अलग अलग बातें जो हैं, झा साहब अलग बातें कह रहे हैं, जाफरी साहब अलग कह रहे हैं, आपका स्टैंड क्या है? देखिए, जो हमास ने इनिशियल स्टेज पे किया, उसके पीछे एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। हमास एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, कोई आतंकवादी ग्रुप नहीं था। लेकिन जिस तरह के सर्कमस्टांसेस बने और उन्होंने इजराइल पे जिस तरह का 7 अक्टूबर को किया, उसको मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब जो इजराइल कर रहा है, तो पूरा विश्व समुदाय इजराइल गलत कर रहा है, फिर भी इजराइल मानने को तैयार नहीं, तो क्या हम इजराइल को आतंकवादी नहीं कह सकते? देखिए, 172 पहले भी कहा है मैंने, 172 जर्नलिस्ट को मार देना, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्कर्स को 220 को मार देना, इसका क्या जस्टिफिकेशन है? कहीं कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और अभी अली खमेनी ने 5 साल पहले आए, वो एक मातम के माहौल में नमाज को लीड किया था। अब जो किया है वो केवल
5 साल बाद मातम के माहौल को लीड किया है। उन्होंने सिंपल इतना कहा है कि सबको यूनाइट होना चाहिए अगर इजराइल इस तरह का आतंक फैलाता है तो उनके ऐसा नहीं है कि वो कोई खुश थे। आप खुमैनी को देखेंगे कितने टेंस मूड में वो बोल रहे थे। तो ईरान ने जो अटैक किया इजराइल पे, उसके बाद ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा ये लास्ट है, हम नहीं करेंगे अगर इजराइल हमारे पे दोबारा नहीं करता है तो ईरान का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन इजराइल का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल ही जस्टिफिएबल नहीं है किसी भी रूप में, क्योंकि वो विश्व समुदाय को मानने के लिए तैयार नहीं है, पूरी दुनिया की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आखिर में जंग का समाधान तो बातचीत से ही होगा, डिप्लोमेसी से ही होगा। तो सीज फायर के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहा है इजराइल? सीज फायर हो, डायलॉग शुरू की जाए, बातचीत की जाए। अगर इजराइल को डैमेज हुआ है तो वो एक लीगल तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बात रख सकता है। ठीक है, मैं दिनेश शर्मा जी से इसका रिएक्शन लेती हूँ। देखिए दिनेश शर्मा जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि इजराइल को अगर डैमेज हुआ है तो लीगल तरीके से क्यों काम नहीं किया जा रहा है, डिप्लोमेटिक तरीके से काम क्यों नहीं किया जा रहा है? ये जंग जो चल रही है इसका अंत कैसे होगा? अंत तो अब भी अच्छा देख नहीं पा रहे हम इसका। चारुल मैडम जी, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि चाहे ये हमास, हिजबुल्लाह, इजराइल, मैं इन दोनों पार्टी के एक्शन को जायज नहीं ठहराऊंगा जी, एट द आउटसेट, क्योंकि दोनों अपनी जगह के ऊपर ठीक हैं और दोनों मानवता के नजरिए से देखें तो दोनों गलत हैं। जिस प्रकार से ये निर्दोष लोगों की जान जा रही है, चाहे वो हमारे भाई बहन है फलस्तीन के अंदर या इजरायली सैनिक हैं, चाहे वो ईरान में है, कहीं पर भी है, एटलीस्ट किसी भी धर्म को वो मानते हैं, लेकिन वो है तो मनुष्य, इंसान है। तो मैं स्टार्टिंग में इस बात को बिल्कुल भी दोनों के एक्शन को नाजायज मानता हूं। अब आ जाती है आपकी अगली बात। देखिए इजराइल का जो है उनका सर्वाइवल का क्वेश्चन है कि उन्होंने सर्वाइव करना है। जब किसी आदमी के पास उसको खुद का सर्वाइवल का क्वेश्चन आ जाता है तो वो उस समय किसी प्रकार के भी नियम को या वर्ल्ड ऑर्डर को वो मानने के लिए तैयार नहीं। अगर वो वर्ल्ड ऑर्डर को मानता है तो वो जीवित नहीं रहेगा। लेकिन ये भी एक ठीक दृष्टिकोण नहीं है। तो सबसे बेहतर ये हो सकता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, फलस्तीन के हैं, लेबनान के हैं, उस तरफ सीरिया के हैं, जो उस तरफ वो हूती के हैं, यमन में है, या ईरान के लोग बाग हैं, ये सब लोग अपना एक टेबल के ऊपर बैठे, नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठे। दे शुड डू टॉक 1 to 1 रादर देन कि बाकी लोगों की बीच में शामिल करने के बजाय यूनाइटेड नेशन है या बाकी सपोर्टर, इस कंट्री का, इस ग्रुप का ये सपोर्टर है और दूसरे कंट्री का वेस्टर्न वर्ल्ड सपोर्टर है। मेरा ये मानना है एज ए आर्मी मैन, आप सब लोग टेबल के ऊपर आइए, अपनी ग्रीवेंसेस बनाइए और नेगोशिएशन करके किसी प्रकार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। बिल्कुल, जंग किसी भी चीज का समाधान नहीं है। मैं लास्ट में एक छोटा सा रिएक्शन झा साहब का चाहूंगी। झा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? यूएन आज के दिन में पाकिस्तान है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको याद होगा अफगानिस्तान में सिखों और हिंदुओं का कंप्लीट जिनोसाइड हो गया है। अभी तक एक भी टीम फैक्ट फाइंडिंग के लिए नहीं गई है। तो इसीलिए आप यूएन की बात छोड़ दीजिए, चाहे वो यूएन हो, चाहे ह्यूमन राइट कमीशन हो या और कोई यूएनएससी हो। तो अगर कंप्लीट जिनोसाइड के बाद भी आप में इतनी सिंपैथी नहीं है कि आप एक बार फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज के देखें, तो मैंने देखा है अफगानिस्तान में इसको फेल होते हुए। और यही चीज मैं देख रहा हूं कि अनरॉ के फंडेड लोग वो हमास के साथ में गए थे वो रेप करने के लिए और कत्लेआम करने के लिए। तो देखिए हम अगर समाधान देखना चाहते हैं तो 3 चीजें होनी थी। एक सबसे जो पहली चीज होनी थी कि
हमास एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहिए था कि जितने लोगों ने जाके वहाँ पे रेप, मर्डर और वहाँ लोगों को बंधक बना के लाया हुआ है, हम उनको या तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को सौंपते हैं या आईडीएफ को सौंपते हैं। उसका आपको जो जैसा लॉफुल रिकोर्स है वो कीजिए। दूसरा, जितने बंधक हैं उसको हम अब भी छोड़ते हैं। देखिए, बंधक को बनाए रखें, उसमें बच्चे हैं, उसमें औरत हैं और उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बंधक की स्थिति में। तो ये दो चीजें जो थी ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था। ये चीजें सबसे पहले हमास देखिए, कुल मिलाकर झा साहब, जंग से हटकर ऑन टेबल बात करने की जरूरत है, तभी शांति का जो मैसेज हर देश देना चाहता है वो वैश्विक स्तर पर कामयाब हो सकता है। वक्त की कमी है, फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। झा साहब, आपका भी शुक्रिया। करोड़ी सिंह जी, बिलाल खान, कर्नल दिनेश शर्मा और जमीर अब्बास जाफरी जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इंडिया का सवाल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।